हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो कि आप सब अच्छे होंगे। आज से कस्टडी भी बहुत ही अच्छे से चल रही है दोस्तों। आज हम फ्रेंड्स पढ़ने वाले फ्रेंड्स क्लास 10 एनसीईआरटी फ्रेंड्स साइंस के फ्रेंड्स 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सवालों को। जी हाँ फ्रेंड्स, 50 फ्रेंड्स ऐसे सवाल है फ्रेंड्स जो आपको इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के संभावने पूरे बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स सारे सवालों को समझना है, क्लियर करना, इस वीडियो को अंत देखते रहिएगा। जैसा कि मैं इसके पहले फ्रेंड्स एपिसोड 1 लाया था, उसमें भी 50 सवाल लिया था। आज हमारा तो ये एपिसोड 2 है। इसके तहत हम लोग 50 एमसीक्यू सवालों पर डिस्कशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ताकि हम लोग को रटना ना पड़े, आसानी से याद हो जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं दोस्तों यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों का सवाल लिया हूँ, है ना, जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम आपका जो देने जा रहे हैं वो यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड, दोनों के लिए फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, क्योंकि सारे सवाल जो आपका एनसीईआरटी बुक से निकाले गए, कहीं अलग फालतू है नहीं। ठीक है, आप तो जानते हो जो बोर्ड एग्जाम में सवाल आते हैं कहाँ से आते हैं, एनसीईआरटी बुक से आते हैं। तो ये सारे सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है एग्जाम में। ठीक है, इसे ध्यान से आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल को क्या कहता है, फर्स्ट नंबर सवाल बोल रहा है फ्रेंड्स कि मानव मूत्र में यूरिया कम प्रतिशत मात्रा होती है। ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो मैं जो कि जब पढ़ाया था फ्रेंड्स आपको उत्सर्जन चैप्टर, उत्सर्जन पढ़ा रहा था, तो मैं वहां भी पढ़ा रहा था उत्सर्जी पदार्थ वगैरह का। तो उत्सर्जी पदार्थ में मैं बताया था मूत्र के बारे में, मूत्र का घटक, मूत्र में कितने % क्या क्या होते हैं। तो मैंने बताया था कि मूत्र में 96% वाटर होता है, बताया था 2% यूरिया होता है और 2% अन्य ठोस पदार्थ होते हैं, है ना, जैसे ग्लूकोज वगैरह कुछ और आते हैं, NaCl वगैरह आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2% हो जाएगा। आपसे कोई पूछे मानव मूत्र में यूरिया कितना % होता है, कितना हो जाएगा 2%, और वाटर 96% होता है, जल 96% होता है। ठीक है, यूरिया शुद्ध पता हो यूरिया क्या होता है, यूरिया शुद्ध पता क्या होता है, देखिए मैं देता हूँ, एग्जाम केमिस्ट्री में आ सकता है आपका सवाल, NH2CO होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर, भ्रूण का विकास कहाँ होता है। सवाल पूछ रहा है कि भ्रूण जो है इम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट कहाँ पे होता है। देखिए दोस्तों, जब आप लोग पढ़ेंगे फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो वहाँ मैं पढ़ाया, मैं जनरली पढ़ाया हूँ। जितने सारे सवाल आ रहे हैं ना, कोई नया नहीं है। जो मेरे बच्चे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं मेरे क्लास का, उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब मैं पढ़ाया हूँ, कोई नया चीज़ है नहीं। जब मैं आपको बताया था तो मैं आपको बताया था कि बहुत सारे पार्ट होते हैं, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो वहाँ पे एक था गर्भाशय था, फैलोपियन नलिका था, अंडाशय था। तो वहाँ पे मैं एक बताया था आपको का गर्भाशय बताया था। तो गर्भाशय के पास ही क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो मैं इसका आंसर क्या डाल दूंगा, आपका गर्भाशय। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। इसको क्या मैं डालूंगा, गर्भाशय बोल दूंगा। इसे सॉल्व फिर आपका हमेशा आता है तो एग्जाम में। ठीक है, तो गर्भाशय हो जाएगा। भ्रूण का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। भ्रूण जो होता है प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है, प्लेसेंटा के माध्यम से पोषक पदार्थ को ग्रहण करता है और वही डेवलप करते रहता है धीरे धीरे, फिर शिशु का निर्माण हो जाता है ना। थर्ड नंबर, लैटिंग्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले तो आज मुझे कि लैटिंग्स होता क्या है, क्योंकि रटना तो हम लोग का है नहीं, समझना है। मैंने पहले ही बात आपसे कर लिया हूँ कि मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए आप लोग कभी कभी बागान वगैरह घूमने गए होंगे, जो गाँव से बिलोंग करते होंगे, तो वहाँ पे देखते होंगे कि कुछ पेड़ पौधे हैं, जैसे पीपल है, बरगद है ना, कनेर वगैरह है, जो पीला कनेर का पौधा होता है, उसमें कुछ अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, है ना, एक लिक्विड के फॉर्म में, है ना, उजला टाइप का रहता है, कुछ अलग कलर टाइप का रहता है। तो जो लिक्विड टाइप का जो उत्सर्जित पदार्थ जो पेड़ पौधे से निकलते हैं, उसी को लैटिंग्स बोले जाते हैं। तो लैटिंग्स कहाँ पाए जाते हैं, याद कर लीजिएगा, आपको ऑप्शन में कहीं कहीं दे सकता है, तो घबराना नहीं है। मान लीजिए पीपल का पौधा है, आप लोग देखेंगे उसमें भी कुछ उत्सर्जित पदार्थ निकलते हैं, है ना, द्रव टाइप का। पीपल हो गया आपका, बरगद का पौधा भी देखेंगे तो उसमें भी निकलता है, और एक और पौधा का नाम है पीला कनेर। ये 3 पौधे, इनमें से क्या होता है आपका, लैटिंग्स निकलते हैं। लैटिंग्स तीनों पौधों में पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, अब बात रहा कि एमसीक्यू सवाल में ऑप्शन 4 क्यों नहीं लेता हूँ। तो जो बच्चे मेरे रेगुलर वीडियो देख उनको पता होगा मैं क्यों नहीं लेता हूँ 4 ऑप्शन। मैं बता दें, फिर बताता हूँ जो नए बच्चे, मैं 4 ऑप्शन तो इसलिए नहीं लेता हूँ ताकि दोस्तों बच्चे अभी यदि मान लीजिए आप बिना ऑप्शन को देखकर सवालों को बता दे रहे हैं, समझ जा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं, तो ऑप्शन देखने के बाद भाई आपका 99% का आंसर सही होगा एग्जाम में, है ना। मैं अभी ऑप्शन लूंगा, आप कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई गर्भाशय होगा कि फैलोपियन नलिका होगा, तो दिक्कत होगा ना। इसलिए अभी आप सिर्फ गर्भाशय देख रहे हैं, एग्जाम में जाइएगा आपका हाथ जो है पेन है गर्भाशय पे ही जाएगा और सही होगा वो, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं लेता हूँ अभी। ठीक है, कोई दिक्कत। 1 लाइनर है, मैं 10 12 सब में 1 लाइनर लेता हूँ। चौथा नंबर, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। पेड़ पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। तो जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था परिवहन, तो परिवहन में बता रहा था पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है।
तो वहाँ तो जल का जाइलम से होता है, पोषक पदार्थ का फ्लोएम से होता है, लेकिन गैसों का जो परिवहन होता है, आदान प्रदान होता है, वो होता है फिर पौधा में एक पार्ट है रंध्र है, रंध्र के द्वारा होता है, याद कर लीजिएगा। क्या है? रंध्र द्वारा। रंध्र कहाँ पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है ना, रंध्र। चलिए आगे बढ़ते 5 नंबर। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक जो वयस्क जो होता है, एडल्ट जो मनुष्य होते हैं, उसमें कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं, याद कर लीजिएगा। वयस्क जो मनुष्य होते हैं उसमें 32 दांत होते हैं, ठीक है। दांत पता ही होगा कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है, ICP, PM होता है, पता ना, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, पता ही होगा, मैं सब पढ़ाया हूँ, कोई नया चीज नहीं आपके लिए। 6ठा नंबर, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? जब मैं आपको पढ़ा था श्वसन चैप्टर, वहां बताया था। देखिए बहुत सारे जीवों के लिए अलग अलग अंग होते हैं, जैसे हम लोग के लिए फेफड़ा है ना, अलग अलग चीज होते हैं। तो उसमें से एक कॉकरोच होता है, तिलचट्टा होता है, उसमें श्वसन होता है वो उसके ट्रैकिया के माध्यम से। ट्रैकिया मतलब श्वास नली से ही हो जाता है। उसके कॉकरोच में कोई खास प्रकार का कोई एक ऑर्गन नहीं होता है, बस श्वास नली से ही हो जाता है उसका, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा जीव है नहीं। हम लोग में फेफड़ा क्यों भाई? सोचने वाली बात है, क्योंकि हम लोग का शरीर बड़ा है, हम लोग से बहुत सारी एनर्जी का जरूरत रहता है काम करने के लिए, बहुत सारे कोशिकाएं, तो हम लोग में थोड़ा बड़ा सिस्टम का जरूरत होता है, तो बड़ा सिस्टम चाहिए। लेकिन तिलचट्टा छोटा सिस्टम है, तो बस उसका ज़्यादा एनर्जी जरूरत है नहीं, इसलिए उसमें क्या होता है आपका ट्रैकिया से होता है, सॉरी ट्रैकिया तो होता ही है, किसमें होता है आपका? तिलचट्टा में होता है। इसका आंसर क्या जाएगा? तिलचट्टा, कॉकरोच। ये सब सवाल आपका एग्जाम में तो आते ही आते हैं, आगे जगह कंपटीशन का तैयारी करेगा तो वहां भी ऐसे सवाल नहीं आते, कोई नया से आता नहीं है। 7 नंबर, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का क्रिया? देखिए दोस्तों, आप बताए तो शरीर में जो भोजन का जो पाचन होता है वो कैसे होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो ये आपका ऑक्सीकरण हो जाता है, इसको उपचयन भी बोलते हैं। और दोस्तों इसमें ऊर्जा मिलता है, हम लोग को जब भोजन पचता है तो ऊर्जा मिलता है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी भी बोला जाता है। तो ऑप्शन में उपचयन है तो उपचयन मारिएगा। उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, और ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा निकलना। तो एनर्जी हम लोग को मिलता है, ऊष्मा मिलता है, तो आपको ऊष्माक्षेपी भी गिरा हो जाएगा। 8वां नंबर, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, जब आप लोग पढ़ेंगे पौधों में जनन, तो पौधों में जनन में हम लोग पढ़ा था कि पौधों का जनन भाग कौन होता है? पुष्प होता है, फूल होता है। तो पुष्प में क्या होता है? विकसित अंडाशय विकसित होता है। वही अंडाशय जो होता है दोस्तों फल का निर्माण करता है। जब आप लोग फल वगैरह खाते हैं ना, वो कुछ जनरली कुछ है नहीं, वो जनरली आपका विकसित अंडाशय है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा? फल हो जाएगा। और दोस्तों जिस फल का निर्माण यदि अंडाशय से हो रहा है तो सत्य फल होता है, ट्रूथ फ्रूट होता है। और जिस फल का निर्माण अंडाशय को छोड़ कोई अन्य भाग से होता है वो असत्य फल होता है। आम वगैरह असत्य फल में आता है ना, लीची असत्य फल में आता है, क्योंकि उसका जो निर्माण अंडाशय से नहीं होता। 9 नंबर, एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? स्त्री में कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये बड़ा पूछा जा रहा है। तो एक सेक्स हो जाएगा। और टोटल कितने होते हैं लिंग गुणसूत्र? टोटल आपका 46 होता है, 23 जोड़ा होता है ना। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 22 + 1 सेक्स हो जाएगा, 44 जोड़ा हो जाएगा। एक जोड़ा आपका ये हो जाएगा। 10वां नंबर, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? आप लोग पढ़े गार्ड कोशिका क्या होता है? देखिए आप जब फिर पढ़िएगा ना प्रकाश संश्लेषण वगैरह परिवहन में, तो वहां पे जब देखे होंगे आप जो रंध्र होता है उसके बगल में ही क्या होता है ना, उसके अंदर में गार्ड कोशिका होता है। गार्ड कोशिका तो क्या होता है ना, आपका गैसों के आदान प्रदान में भूमिका निभाता है, सिकुड़ने फैलने का काम करता है। साथ साथ दोस्तों बाष्प उत्सर्जन में भी ये भूमिका निभाता है गार्ड कोशिका। तो उसका जो भीतरी वाला जो भित्ति होता है ना मोटा होता है। क्यों? क्योंकि भाई वाटर बाहर जाएगा अंदर आएगा तो सिकुड़ेगा फैलेगा, तो परत तो मोटा होना चाहिए, नहीं तो मोटा नहीं रहेगा, पतला रहेगा। तो गार्ड कोशिका जो भीतरा भित्ति फट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो प्रेशर चूंकि अंदर ज़्यादा रहता है, तो ज़्यादा होने के कारण ही जो भित्ति होती है मोटा होती है, तो भीतरी अंश हो जाएगा। आपको ऑप्शन है बाहरी दे देगा, भीतरी दे देगा, तो घराना नहीं है, हम लोग याद करना है भीतरी, बस आंसर सही हो जाएगा। 11 नंबर, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, सबको तो पता ही होगा कितना होता है, 78%। कभी कभी आपका कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ देता है, तो याद कर लीजिएगा 0.03%, 0.03% होता है, ठीक है। 12 नंबर, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल जो है ना, ये में हमेशा आते रहता है आपका।
तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? जब पढ़िएगा आप चैप्टर अनुवांशिक, जो 10th में अनुवांशिक बाद, तो वहाँ पे आएगा डार्विन साहब का नाम आएगा। तो डार्विन जो साहब थे उन्होंने ही लिखा था। एक डार्विनवाद सिद्धांत है, तो उसमें पढ़िएगा, आप लोग पढ़ाया में। तो डार्विन साहब क्या लिखे थे? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम पुस्तक लिखे थे। 13 नंबर, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ पे है? जब मैं आपको पढ़ाया था प्रकाश संश्लेषण चैप्टर, क्या होता? सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है आपका? जो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है आपका? ऑक्सीजन निकलता है वाटर के साथ, है ना, ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का। तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण में जो होता है, आप कहाँ पे होता है जनरली? ये तो पौधे में एक से देखा जाता है। तो पौधे में एनर्जी कैसे उत्पन्न होता है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, है ना। तो ये आपका, ये कहाँ होता है जनरली? तो ये फ्रेंड्स आपका होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है, याद कर लीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है ना। अब प्रकाश संश्लेषण होता कब? रात में होता है ना। यदि रेड कलर की उपस्थिति में से अच्छा से संपन्न होता है, ठीक है। इसके लिए देखा जाए कि कौन सा कलर उत्तरदायी होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो रेड कलर। कहाँ होगा? रात में, सॉरी दिन में होगा, हमेशा दिन में होगा। कुछ पौधे जो है रात में करते हैं, लेकिन जनरली दिन में ही होता है अधिकतर पौधे में। 14 नंबर, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? पता ही होगा आपको, 4 कोष्ठ होते हैं, 4 बेस में होता है, 4 चैम्बर होता है हृदय में, है ना। एक दायां लिंग दायां नीले, बायां लिंग बायां नीले, पढ़े होंगे आप लोग, में पढ़ाया भी था। 15 नंबर, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो याद कर लीजिएगा, आपका हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। हार्मोन जो रासायनिक दूध कहलाता है। 16 नंबर, एक खाद्य श्रृंखला में, सवाल पूछा है फ्रेंड्स आपका 16 नंबर, कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरा पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा मांसाहारी। मांसाहारी हो जाएगा, ठीक है। पहला उत्पादक ही रहता है ना, तो मांसाहारी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग 16 सवाल हम लोग लिया था बायोलॉजी का। अब हम इसके बाद फ्रेंड्स लेते हैं फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का। इस तरीके से हमारा एपिसोड 2 खत्म होगा। और सारे सवाल के लिए इंपॉर्टेंट मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, इसलिए आप सारे सवालों को नोट करते जाइए संभव हो तो। यदि संभव नहीं है, आप उस ऐसी स्थिति में नहीं बैठे हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे दोस्तों बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपको पढ़ते हैं, ठीक है। 17 नंबर को क्या कहा था, ठीक है। ये सवाल फ्रेंड्स आपका जो दिया गया, ये आपका फिजिक्स से स्टार्ट हो गया, बायोलॉजी का सेक्शन खत्म हो गया हम लोग का, ठीक है। सवाल है अब हम लोग का फिजिक्स का आता है, ठीक है। देखिए पढ़िए सवाल से नंबर 17 को क्या कहता है। प्रश्न बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? जो फ्रेंड्स आपका निकट दृष्टि दोष होता है ना, जिसमें क्या होता है आपका निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह का जो दोष होता है आपका, डिफेक्ट आता है आई में, उसमें लोग इसको दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, है ना। तो याद होगा मैं आपको पढ़ा था, निकट कितने अक्षर का? 3 अक्षर का। तो 3 में 1 जोड़िए 4, तो 4 अक्षर वाले कौन से लेंस होते हैं? अवतल लेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अवतल लेंस। और यही तो दिया जाता है दूर दृष्टि दोष। तो दूर कितने अक्षर का? 2 अक्षर का। 2 में 1 जोड़िए 3, तो 3 अक्षर वाले कौन से लेंस होते हैं? उत्तल लेंस। तो उत्तल हो जाता, यहाँ पे निकट था तो अवतल हो गया, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? जो आप लेंस का जो पावर होता है, इतना पावर, है ना, 4 डायोप्टर 5 डायोप्टर, ये सब जो लिखा रहता है डी ब्रैकेट में लिखा रहता है, वही जनरली लेंस का क्षमता को बताता है। जिसको हम लोग डी को बोलते हैं डायोप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? डी को डायोप्टर। यदि आपसे कोई पूछे कि पावर ऑफ लेंस का जो मात्रक होता है क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, उसको डी से डिनोट करते हैं। इसी को फ्रेंड्स हम लोग मीटर इनवर्स बोलते हैं, है ना। मीटर इनवर्स होता है, ये बराबर होता है। कहीं कहीं डायोप्टर ना देखे आपका मीटर इनवर्स दे देगा, तो टेंशन नहीं लेना, आपका डायोप्टर ही हुआ है वो, ठीक है। 19वां नंबर, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। देखिए आप लोग घर में जनरली बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह ना, वहाँ पे जो पावर को KWH में ही डिनोट करते हैं, किलोवाट घंटा में, है ना। हम लोग ऐसे यूनिट होता है ना, तो उसे कैसे किलोवाट घंटा में, जो एकदम से बड़ा व्यापारिक मात्रक, है ना, कमर्शियल यूनिट, व्यावसायिक यूनिट, तो किलोवाट घंटा ही होता है। किसका? किलोवाट घंटा किसका मात्रक पता है? ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है, किलोवाट घंटा। बच्चे कन्फ्यूजन आते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका जो जनरली बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा KWH,
वो होता है फिर आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। जैसे को पूछे कि 1 kWh कितने के बराबर होता है, तो 3.6 गुना 10⁶ जूल। या दोस्तों इसी को फ्रेंड्स क्या क्या कहें कि 3600 किलो जूल बोला जाता है। इसी को फ्रेंड्स क्या ही कहीं क्या होगा 3600 किलो जूल। के जूल मतलब किलो जूल होगा। आगे 20वां नंबर, प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होती है? कहीं कहीं न्यूनतम पूछता है तो कहीं कहीं अधिकतम पूछता है, ठीक है। इसलिए मैं अधिकतम ही लिया हूँ, न्यूनतम मैं बता दिया हूँ तो अधिकतम ले लिया हूँ। तो याद कर लीजिए तो अधिकतम कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, निर्वात में होता है। सबसे ज़्यादा तो प्रकाश का चाल देखा जाए कहाँ होता है, तो आपका निर्वात में होता है। निर्वात का मतलब दोस्तों क्या होता है आपका, निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम। क्या होता है दोस्तों, वैक्यूम होता है। वैक्यूम का मतलब जहाँ पे आपका ध्वनि वगैरह नहीं सुनाई देता, लेकिन वहाँ प्रकाश न चलता है। प्रकाश चूंकि अनुप्रस्थ तरंग है, इसको चलने के लिए कोई माध्यम व्यवस्था है नहीं, जहाँ मिलेगा जाएगा। तो निर्वात सबसे ज़्यादा होता है इसका, ठीक है। 21वां नंबर, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किसका होता है दोस्तों आपका, उत्तल लेंस का होता है आपका धनात्मक। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है तो धनात्मक होता है, ठीक है। चलिए 22वां नंबर, लेंस के आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन पढ़े हैं, मैं आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, m बराबर -v/u और h'/h, मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, मतलब तो ऊंचाई बटा ऊंचाई। ऊंचाई का यूनिट मीटर, फिर ऊंचाई का यूनिट मीटर, मीटर 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 कैंसिल, मतलब कोई यूनिट ही नहीं बचा, 1 बचा। 1 क्या मात्रकहीन है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो आवर्धन जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, मात्रकहीन होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का या अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। इसमें हमें सवाल आते हैं, बच्चे गलती करते हैं, लेकिन आप वीडियो देख रहे हैं तो आप गलती नहीं करिए, ये आप समझ लीजिए, नहीं तो मेरा पढ़ाना बेकार हो जाएगा। 23वां नंबर, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? यदि कहीं के आपको यदि जाने का मौका मिले स्पेस वगैरह में, तो वहाँ से अर्थ को देखिएगा, अर्थ के आकाश को देखिएगा, तो वहाँ से आपको काला दिखाई देगा। क्योंकि तो अंतरिक्ष में जाने पे क्या होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, माध्यम ना होने के कारण वहाँ पे प्रकाश, चूंकि वहाँ पे क्या होता है, प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन नहीं होगा। अच्छा, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा ही नहीं, तो कलर कैसे दिखेगा? जैसे आप जनरली कलर को देखते हैं तो क्या देखते हैं, जनरली उसका कलर है नहीं, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उसका कलर उसका दिखता है ना। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ का कलर हो, पेड़ पौधे का कलर हो, तो जो उसका कलर जनरली है नहीं, वो प्रकाश को ऑब्जर्व कर रहा है किस रंग को, तो उसी कलर को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए मेरा कलर शर्ट का ऐसा कलर है, मतलब ये शर्ट का कलर जो है ना, मतलब इस कलर को ऑब्जर्व कर रहा है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो चूंकि आकाश में जाइएगा अंतरिक्ष में, तो वहाँ पे चूंकि माध्यम न होने का वहाँ पे प्रकाश के प्रकीर्णन होता ही नहीं। जब प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होता तो कलर हम लोग को दिखता नहीं है, ठीक है। जैसे आकाश नीला क्यों दिखा देता है, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन होता है। आसमान में धूल कण, छोटे छोटे कण होते हैं, कण क्या करते हैं, प्रकाश को जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। जिससे बचता है बैगनी, लाल वाला सब चला जाता है, तो बैगनी बचता, हम लोग को बैगनी दिखाई देता है। इसलिए हम लोग आकाश का जो रंग बैगनी या नीला दिखाई देता है ना। तो सबसे कम किसका होता है, नीला का ही होता है ना तरंग दैर्ध्य, तो इसका रंग क्या देगा, काला, कि कोई कलर ही नहीं दिखाई देता तो काला दिखाई देगा। जब प्रकीर्णन नहीं होगा मतलब काला दिखाई देगा। 24वां नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण इस तरह का होता है, इसके परावर्तक सतह ये वाला होता है, जहां से प्रकाश की किरणें टकराती है। ये मान लीजिए एम है, ये आपका एम डैश है। तो बोल रहा है कि इसका जो व्यास क्या कहलाता है, जो वृत्ताकार सीमा का व्यास जो है, इसको डाया, डबल डाया यहाँ पे है ना। तो ये अगर टोटल डाया इसका क्या कहलाएगा, टोटल डाया इसका, तो चलो तो डाया जो कहलाता है वो आपका कहता है क्या, द्वारक कहलाता है, द्वारक। आप यदि एनसीईआरटी बुक का रीडिंग करते हो तो वहाँ पढ़े होंगे, लिखा होगा द्वारक, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दर्पण का द्वारक बोलते हैं इसको, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का सवाल है, एनसीईआरटी बुक का ही सवाल है और बुक से आते सवाल है, ठीक है। इसे आप एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो आपको मिलेगा सवाल है। 25वां नंबर, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है? तो आप चले जाइए उत्तल लेंस में, आप कहीं भी खड़े रहिए, आपका प्रतिबिंब जो है ना हमेशा सीधा ही बनेगा।
या दोस्तों आप खड़े हो जाइए समतल दर्पण के पास, कहीं भी चले जाइए, आपका हमेशा जो प्रतिबिंब होगा, आपका इमेज जो है, इमेज आपका हमेशा सीधा ही बनेगा। 26 नंबर, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, मतलब प्रकाश जो है, लाइट है, उसका प्राइमरी कलर क्या होता है जनरली? तो प्रकाश में तो जनरली 3 ही कलर होते हैं, उन तीनों कलर का इंटरमिक्सिंग कराते हैं, मतलब एक दूसरे को मिलाते हैं तब नया कलर बनता है, ठीक है। तो 3 कलर कौन कौन से होते हैं, जिसका आपका फिल्म वगैरह में ही किया जाता है ना, सिनेमा में इसका यूज किया जाता है। कौन कौन सा आपका है? नीला है, आपका हरा है, लाल है। अब तो इन्हीं तीनों कलर को मिलाइएगा ना तो आपका अलग अलग कलर बनेगा, पीला बनेगा, आपका बैगनी बनेगा, आपका हर तरह का कलर बनेगा, आपका इन तीनों को मिलाने से ही मिलेगा, है ना। चलिए, ये आपका कलर हो गया। 27वां नंबर, प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब क्या होता है? तो मैं आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या होता है? रो बराबर RA/L। आर का मात्रक ओम होता है, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, सॉरी यहाँ पे ओम ही ऐसे ही रहने दीजिए, एल का मीटर होता है, कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका? ओम मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? ओम मीटर हो जाएगा, है ना। ओम मीटर क्या होगा? प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक हो गया। 28वां नंबर, ओम का नियम में किस राशि को नियत रखा जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि ओम का जो नियम जो दिए थे ओम जॉर्ज साइमन ओम साहब, तो उसमें कौन से राशि को नियत रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं? तो जब पढ़िए जाए स्टेटमेंट क्या कहता है ओम का नियम, क्या बोलते हैं? नियत ताप पे किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ये विभवांतर कहेगा तो समानुपाती होता है ना, या विभवांतर समानुपाती होता है आई का। तो वहाँ पे क्या कांस्टेंट, क्या ताप है ना, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो ये आपका आंसर ताप हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहलाते हैं? तो इसको याद कर लीजिएगा, विद्युत मोटर होता है। विद्युत मोटर का मैंने पूरा संरचना बनाया था, सिद्धांत पढ़ाया था, वो क्रिया विधि पढ़ाया था, तो आप नहीं पता तो पढ़ सकते हैं, एग्जाम में आता है 5 नंबर के सवाल। 30वां नंबर, मानव नेत्र का रंग किस रंग को दर्शाता है? यदि किसी व्यक्ति का तो आई का कलर मान लीजिए भूरा है, किसी का काला है, तो हरा है, तो किस उस आँख का कौन सा भाग उसका औसला कलर है? हम लोग कैसे बोल देते हैं कि उसका आँख का रंग भाई भूरा है, उसका आँख का कौन सा पार्ट भूरा है? तो वो आइरिस, जिन्हें दोस्तों आँख का कोई कलर होता नहीं है, आँख में जो आइरिस होता है ना, आइरिस, या इसको बोलते हैं पड़ी तारिका, उसके कलर से हम लोग बोलते हैं उसके आँख का कलर को। यदि आइरिस काला है तो मतलब आँख उसका काला है, ठीक है। 31 नंबर, अवतल दर्पण, सॉरी अवतल तल होगा ना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? इसका हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, और उत्तल का हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। 32वां नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा कहाँ होती है? तो ये फिर आपका नॉर्थ टू साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। चुंबकीय क्षेत्र का तो दिशा होता है वो नॉर्थ से साउथ की होता है। आप जो चुंबक बनाइएगा और उसमें ऐसे ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है नॉर्थ से और साउथ में घुस जाती है, तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन हो गया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने 32 वाले अभी तक आए हमारे पास, 16 फिजिक्स का, 16 बायोलॉजी का, तो इसको आप नोट कर लीजिए ताकि कोई एग्जाम में आए तो आपसे छूटे नहीं, आपका हमेशा ध्यान में रहे, आपके पास रहे। चलिए इसको नोट करिए ताकि मैं आगे बायोलॉजी के सवाल, सॉरी हाँ बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया ना, केमिस्ट्री बची है, केमिस्ट्री को हमको लेना है, उसको मैं लेता हूँ। देखिए चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स केमिस्ट्री के सवालों को क्या कहता है, ठीक है। फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, हम लोग बचा केमिस्ट्री है। देखिए पढ़ते हैं सवाल नंबर 30, चलिए कितना बार आ जाएगा? 31 नंबर, 33 नंबर, ठीक है, 32 हो गया। 33 में क्या बोलता है कि अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम जो क्लोराइड है उसका जलीय विलयन क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होगा? तो अमोनियम क्लोराइड जनरली होता क्या पता आपको? अम्ल होता है। कैसे? देखिए चलिए तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा? NH4Cl, ये आपका क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा ना, हाँ लवण हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा लवण या उदासीन हो जाएगा, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड जो होगा दोस्तों आपका इसका लवण हो जाएगा, ठीक है।
इसको दोस्तों क्या बोल सकते हैं, लवण या इसको उदासीन बोल सकते हैं। अमोनियम में तो क्लोराइड का जलीय विलयन जो होगा दोस्तों आपका वो उदासीन होगा या तो लवण होगा। ठीक है, चलिए आप दोस्तों मान लीजिए दे देगा आपको अमोनियम सल्फेट दे देगा, तो वो क्या आ जाएगा, वो भी आपका क्या जाएगा, लवण ही हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर, C2H6 में कितने संयोजक बंधन होते हैं? C2H6 में कितने संयोजक बंधन होते हैं? मैंने आपको बताया था बॉन्ड को गिनना, किसमें कितना बॉन्ड होता है, जब मैं पढ़ाया था आपको चैप्टर नंबर केमिस्ट्री का, कार्बनिक एवं उसके यौगिक का, है ना, कार्बनिक यौगिक का, तो उसमें पढ़ा तो मैं बताया था कि संरचना बनाना सीखिए। तो C2H6 का संरचना कैसे होगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। गिने तो इसमें कितना बॉन्ड है आपका, 6 से बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें 6 संयोजक बॉन्ड है, 7 है ना। अगला 35 नंबर, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है? तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ क्या जाएगा आपका, पेरिस हो जाएगा। ठीक है, इसका सूत्र क्या आपका होता है, CaSO4 का होल टू H2O होता है, या इसको CaSO4 हाफ H2 बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका इसका आंसर जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। 36 नंबर, पीएच मान बढ़ने से किसी विलयन का अम्लता क्या होती है? तो इसका आंसर क्या जाएगा, बढ़ता है। देखिए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ आपको, याद करिए, आगे चल काम देगा। जब जो किसी भी विलयन में पीएच का मान बढ़ाइएगा ना, तो अम्लीयता आपका बढ़ेगा। अम्लीयता क्या होता है आपका, बढ़ेगा। ठीक है, जितना ज्यादा पीएच रहेगा, सॉरी यहाँ पे क्या है, पीएच मान बढ़ने से किसी विलयन का क्या होगा, अम्लीयता क्या होगा, बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर इस गलत हो जाएगा। ठीक है, घटता है। ठीक है, ये इसका आंसर क्या होगा, घटता है। ठीक है, मान लीजिए किसी विलयन का पीएच 1 है और किसी का 6, तो ज्यादा अम्लीय कौन होगा, 1 वाला ज्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, मतलब ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो अम्लीयता बढ़ा रहा है, पीएच मान बढ़ा रहा है, मतलब किसी विलयन का पीएच मान 5 है, किसी का 6, तो ज्यादा अम्लीय कौन होगा, ज्यादा अम्लीय 5 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए 37 नंबर, एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बंधन पाए जाते हैं? एथाइन में कितने, मैंने एथाइन में तो कौन सा हो जाए इसमें आपका, एथाइन है ना, तो एथाइन में क्या है आपका, एथाइन अल्काइन का है ना, C2H2 होता है इसका सूत्र। तो इसमें चूंकि दो बॉन्ड पाए जाएंगे ना, इसका आंसर क्या जाएगा आपका, द्विबंधन, यहां सॉरी त्रिबंधन हो जाएगा। देखिए एथाइन जो अल्काइन का यौगिक होता है, और अल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो चूंकि C2H2 होता है एथाइन का सूत्र, मतलब कार्बन कार्बन, 3 बॉन्ड यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड हो गया तो त्रिबंधन हो जाएगा। 38 नंबर, क्यूपराइट किस धातु का अयस्क है? तो क्यूपराइट किसका, तो Cu2 किसका अयस्क होता है आपका, कॉपर का होता है। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज आपको आप नोटिस करिएगा, एग्जाम में सवाल है ना, एक हमेशा टाइप आएंगे, आपको बोल देगा किस धातु का अयस्क है, एक आपका केमिकल फार्मूला का पूछेगा सवाल, एक आपका रिएक्शन का पूछेगा, और एक पूछेगा आपका पीएच वाला, किसका पीएच ज़्यादा कम होता है। तो याद रखिएगा, सॉरी मैं हमेशा कन्फर्म है आपका, क्योंकि इसके पहले मैं लिया था आपका सवाल किसका, एल्युमिनियम का लिया था, है ना, किसका अयस्क होता है, एल्युमिनियम में बॉक्साइड का, यह आपका क्यूपराइट है। 39वां नंबर, सॉरी 39 नंबर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु क्या है? देखिए यहाँ पे सवाल पूछा अधातु, बच्चे रट के जाते हैं धातु, धातु में क्या होता है, पारा होता है, लेकिन सवाल पूछ रहा है अधातु, आपका ऑप्शन में पारा भी रहेगा, तो गलती करके आइएगा तो खुश रहिएगा कि क्वेश्चन सही बना दिया, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद आपको पता चला कि नंबर गया कहाँ, 1 नंबर, तो यहाँ क्रम यहाँ जाएगा आपका। अधातु पूछा तो अधातु में याद रखिएगा ब्रोमीन होता है, अधातु में आपका क्या होता है, ब्रोमीन होता है। ठीक है, 40 नंबर, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो याद कर लीजिएगा 7 होता है, वर्ग 18 होता है। 41 नंबर, पेंटेन के कितने संरचनात्मक समावेवी होते हैं? तो मैं आपको जब चैप्टर पढ़ा रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो वहां पे मैं पढ़ा था आपको समावेवी, क्या समावेवी मतलब क्या होता है इसका मतलब, आइसोमरिज्म। तो पढ़ा था आपको पेंटेन के कितना, 3 समावेवी हुए थे, 3, नॉर्मल पेंटेन,
आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, है ना। तो याद कर लीजिएगा 3 होता है। एग्जाम में सब्जेक्टिव में देता है, बताओ, बोलेगा कि पेंटेन के संरचना सामग्री का सचित्र नाम लिखे, है ना, मैंने संरचना भी बनाए और उसका आईपीसी नाम भी लिखे। तो 5 नंबर का सवाल उससे आता है, ठीक है, जो कि मैं पढ़ा दिया हूँ आपको। 3 होता है, नॉर्मल, आइसो, नियो। अब समावेशी होता है क्या, ठीक है, समावेशी का मतलब होता है कि रासायनिक गुण अलग अलग होता है, ठीक है, संरचना शुद्ध समान हो लेकिन उसका गुण अलग अलग होगा। इन तीनों का नॉर्मल, आइसो, नियो का फॉर्मूला सेम ही होगा। C2 क्या हो जाएगा, C5H12 हो जाएगा, लेकिन उसका गुण अलग अलग हो जाएगा। ये होता है समावेशी का मतलब। 42 नंबर, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद ही होगा आप लोगों को, लैक्टिक अम्ल, क्योंकि दही में लैक्टिक बैक्टीरिया पाया जाता है। लैक्टिबैसिलस होता है ना बैक्टीरिया, तो लैक्टिबैसिलस बैक्टीरिया से इसका नाम आया है लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। 43 नंबर, किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, तो याद कर लीजिए एक सोडियम धातु है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है। यदि इसको बाहर रखेंगे तो वो आग पकड़ सकता है। सोडियम इतना क्रियाशील होता है कि बाहर रखने पर यह आग पकड़ लेगा, इसी इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। 44 नंबर, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। देखिए दोस्तों, एक धातु ऐसा है ना दोस्तों, वो कहीं नहीं घुलेगा, पानी में घुला, ये यही कोई नहीं घुलेगा, वो घुलेगा तो घुलेगा सिर्फ अम्लराज में, एक्वा रेजिया में। उस धातु का नाम क्या है, सोना, Au। आप कभी सोनार की दुकान पर जाइएगा तो सोना को टुकड़े को जोड़ना करना रहता है, तो साफ करना रहता है, तो पहले क्या करता है, पानी में डुबाता है, वो पानी कुछ और नहीं, वो जने अम्लराज रहता है, एक्वा रेजिया रहता है ना। तो सोना ही से घुलता है इसमें, आपको सोना कहीं घुलता नहीं, पानी वगैरह कहीं नहीं। 45 नंबर, प्रोपेनोन का क्रियाशील समूह क्या होता है, देखिए प्रोपेनोन तो क्या होता है आपका, ये कीटोन का है। देखिए जब भी तो किसी में ओन लग जाए ना, ओन, देखिए तो ये तो होता है कीटोन का। और कीटोन का क्रियाशील समूह क्या होता है, C≡O, इधर से बैलेंस C, ये आपका कीटोन का हो गया। 46 नंबर, एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, एलपीजी पूछे या तो आपका घरेलू ईंधन पूछे, कोई बात नहीं, दिन एक ही चीज़ है, तो इसका ब्यूटेन जनरली ज़्यादा होता है। एलपीजी में लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस में देखा जाए सबसे ज़्यादा कोई रहता है तो ब्यूटेन ही रहता है, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस में। जब लोग घर में यूज करते हैं ना गैस खाना बनाने में, उसमें ब्यूटेन रहता है। 47 नंबर, आयोडीन युक्त नमक होता है। देखिए दोस्तों, आयोडीन नमक कैसे बोलते हैं, उसमें आयोडीन आता है ना, तो नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, इसमें आयोडीन को मिला दीजिए, तो आयोडीन में क्या हो जाएगा, पोटासियम आयोडाइड या पोटासियम टाइआयोडाइड। तो सोडियम नमक में Ki मिलाइएगा तो आयोडीन युक्त नमक बन जाएगा। यदि आपका सोडियम क्लोराइड में KiO3 मिलाइएगा तो नमक जो होगा वो आयोडीन युक्त नमक कहलाएगा। यदि इसको हटा देते हैं तो वो सिर्फ नमक हो जाएगा। 48 नंबर, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, याद कर लीजिएगा, बहुत एग्जाम में आता है ये सवाल है, CaO होता है। कली चूना क्या होता है, CaO, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, बोलते हैं क्विक लाइम, तो CaO इसका सूत्र होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने फिर 48 सवालों को लिया, 50 पूरा कर लीजिए। 2 सवाल मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। 49वां सवाल क्या बोलता है, आपका बताना C60, आपका बताना दोस्तों C जो 60 है इसका संरचना कैसा होता है, C60 का संरचना बनाना है, ठीक है। और आपको दोस्तों बताना कि ब्यूटेन के कितने समावेशी होंगे। 50 सवाल हो गया ना, 49 नंबर, 50 नंबर। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने 50 सवालों को लिया इस वीडियो में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। यदि आप ईमानदारी पूर्वक इस सारे सवालों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे या मैं सारे सवाल को बना पाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे, हेल्पफुल था, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देंगे। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि मैं हमारे चैनल पर ऐसे ही क्लास 10th 11th और 12th की फुल एनसीटी का सोल्यूशन कराया जाता है, साथ साथ एग्जाम नज़दीक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों कराया, जैसे कि अभी कराया जा रहा है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, हमसे जुड़े रहें और तैयारी को और भी अच्छा करते रहें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा। और दोस्तों इसके पहले का यदि और वीडियो देखना है MCQ का, तो जाके देखिए, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप आसानी से गो थ्रू कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।